पिछले अध्याय में शी यू डॉक्टर लू के संगठन का परिवीक्षा सदस्य बन गया, इसलिए उसे भत्ते के रूप में 10 मिलियन रुपए मिले। इसके साथ वह सीधे मॉल में गया और एक फोन खरीदा, और जैसे ही उसने इसे सेट करना समाप्त किया, उसे टैमिंग एसोसिएशन से एक संदेश मिला जिसमें उसे सूचित किया गया कि अज्ञात क्षेत्र अब खुला है और वे जो कुछ भी पाते हैं उसे रख सकते हैं वहां। इसलिए खुद को और अपने जानवर को खाना खिलाने के बाद उसने उन्हें बताया कि वे क्या करने जा रहे हैं, जिसके लिए वे हमेशा की तरह तैयार थे। अब अगले भाग पर 11 अन्वेषण के बारे में उत्साहित था, क्योंकि उसके लिए यदि वह परिणाम नहीं दिखा सका तो कठिन प्रशिक्षण लेना व्यर्थ है, और आइस आर्मेडिलो और हॉर ऑफ अर्थ चूहे उसके प्रशिक्षण के परिणाम को पूरी तरह से प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। और विंड लायन से मिलने के बाद और उससे जो दबाव महसूस हुआ, उसने उसे चुनौती देने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित किया, लेकिन उन्हें यकीन है कि वह इसे अपने मौजूदा स्तर पर नहीं हरा सकते। शिर्यू को भी इसके बारे में पता है। चूंकि विंड लायन एक मुखिया रैंक का जानवर है, इसलिए ये युवा जानवरों पे जैसे कि 11 पर भारी दबाव डालता है, पर लॉर्ड रैंक के जानवरों का दबाव तो अधिक मजबूत होता है, क्योंकि ये निचले रैंक के जानवरों को पल में ही मार सकता है। और एक जानवर इंटिमिडेट तभी सीख सकता है जब वो सॉवरेन रैंक तक पहुंचता है, लेकिन उसने पहले ही इंटिमिडेशन को कॉपी कर लिया है, तो जब 11 ये सीख जाएगा तो उसमें राजाओं वाली खूबियां आ जाएंगी और शायद वो जल्दी ही सॉवरेन रैंक की क्षमताएं भी हासिल कर लेगा। इसके साथ वो पहले से भी ज्यादा दृढ़ निश्चयी हो गए हैं कि वो अनदेखे क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, और जैसा कि शिर्यू ने पता लगाया है, वो बुनियादी तौर पर उस जानवर के आधार पर अंक प्राप्त करते हैं जिसे उन्होंने हराया है, या जंगली प्रशिक्षण में जो दुर्लभ संसाधन मिले हैं, तो वो लड़ाई 11 पर छोड़ सकते हैं और कीड़ों के रेशम के साथ संसाधन इकट्ठा करना बहुत आसान हो जाएगा। अगले दिन डॉक्टर लू फिर से शियो के पास आए। उसे उसके कार्ड्स जो पैसों से भरे हुए थे, उसकी आईडी और बाम्बू रॉक जिम का रिकमेंडेशन लेटर देने के लिए। इस आईडी के साथ वो ज्यादातर खंडहरों को एक्सप्लोर करने के लिए अधिकृत है, और वो इसी आईडी से पिंगचेंग खंडहर में भी घुस सकता है। बर्फीले पहाड़ पर आइस ड्रैगन खंडहर भी है, लेकिन वो कहता है कि वो उसे बाद में एक्सप्लोर करे। वह एक पेशेवर के समान शक्तिशाली है, क्योंकि वह अपनी वर्तमान स्थिति में गर्म कपड़ों के साथ भी ठंड के तापमान को सहन नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जब वह आइस ड्रैगन खंडहरों की खोज कर रहा हो तो वह अंगरक्षकों के लिए अनुरोध कर सकता है, लेकिन उसे नहीं लगता कि वह उस अज्ञात क्षेत्र के लिए अंगरक्षकों की मांग कर सकता है जहां उसने हमला किया था, क्योंकि जैसा कि उन्होंने उससे कहा था, यह एक विशेष मामला है, इसलिए माफी मांगने के अलावा वह कुछ नहीं कर सकती थी, जिसे शिर्यू ने समझा। इसलिए उन्होंने इसके बजाय अज्ञात क्षेत्र के बारे में अधिक जानकारी मांगी, ताकि उन्हें यह बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सके कि वह किस ओर कदम बढ़ा रहे हैं, और यदि यह बहुत खतरनाक है तो उन्हें इसे छोड़ना होगा। और चूंकि शिर्यू को पहले से ही पता है कि अज्ञात क्षेत्र पालतू बनाने वाले जानवरों के पूर्व आयाम हैं जो कभी रहते थे, डॉक्टर लियू के लिए उसे यह समझाना आसान था। यही कारण है कि बदले में छेड़छाड़ करने वाले ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बिना किसी समस्या के प्रवेश कर सकते हैं, और उनके प्रयोगों के अनुसार यदि वश में करने वालों की रैंक बहुत ऊंची है तो अज्ञात क्षेत्र में उनके स्वयं के वश में करने का आयाम एक दूसरे को विकर्षित कर देगा, और अगर वो जबरदस्ती अंदर घुस भी जाएं तो भी करने से आयाम गिर सकता है, फिर तो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आखिरकार खंडहर खुद ही सबसे कीमती संपत्ति है। इससे शियू को अब पता चल गया है कि उसका अंदाजा सही था, और वो सब बस सालाचारा ही तो थे। अगर वो वजह न होती तो पिंगचेंग की एसोसिएशन कभी भी लालटेन तामेरों को जरूरी खंडहरों की खोज करने की इजाजत नहीं देता। डॉक्टर लूक जारी रखते हुए उन्हें बता रहे हैं कि खंडहर भी चैलेंज टाइप के हैं। तामेर ने इसे इस तरह से बदल दिया होगा क्योंकि उसे अपनी जाति के नए तामेरों को ट्रेन करने की जरूरत थी। तो जो तामेर खंडहर में घुसेंगे वो अलग अलग माहौल में पहुंच जाएंगे और एक दूसरे से अलग कर दिए जाएंगे, और पर्यावरण के अंदर तत्व के क्लोन पैदा होंगे जिन्हें हराकर ही तामेर अगले माहौल में जा सकते हैं। ये एकदम स्टेज वाले चैलेंज की तरह है। पिंगचेंग टमर आर्मी के तामेर तो खंडहरों में घुसपैठ कर रहे हैं अभी बोलते वक्त, पर नतीजे बेकार हैं। पिंकिंग्स के इंटर्न टेमर्स बहुत कमजोर हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो इनके पास कोई चारा नहीं बचेगा सिवा दूसरे इलाकों या शहरों को खंडहर तलाशने की इजाजत देने के। अगर इनके अपने टेमर्स नहीं कर पा रहे हैं प्रगति, और यह शहर के लिए एक अवसर की बड़ी बर्बादी होगी। लेकिन शिर्यू को इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि उसकी भलाई उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए वह उससे पूछता है कि क्या यह अंदर से खतरनाक है, जिस पर वह जवाब देती है कि वे ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मौलिक प्राणियों का मुख्य उद्देश्य अपने विरोधियों को हराना है, मारना नहीं उन्हें। लेकिन अगर टैमर बहुत कमजोर है तो ये अभी भी खतरनाक होगा। इसके बारे में बोलते हुए यह डॉक्टर लियू को एक वेबसाइट का लिंक साझा करने की याद दिलाता है। जब वह यहाँ प्रजनन सामग्री खरीदेगा तो वह विशेष सौदों का आनंद ले सकता है, और यदि वह अपने मौजूदा संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करता है तो वह कुछ ही समय में एक पेशेवर वशीकरणकर्ता बन जाएगा। किसी भी स्थिति में वह अभी के लिए आइस ड्रैगन खंडहरों के बारे में भूल सकता है और अज्ञात क्षेत्र को अपनी वर्तमान सर्वोच्च प्राथमिकता बना सकता है। हालांकि जियू अब पीछे हटने के बारे में विचार कर रहा है।
चूंकि यह अभी भी खतरनाक लगता है, यहाँ तक कि सेना के वश में करने वाले भी इसे पार नहीं कर सकते, लेकिन डॉक्टर लियू के पास इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए वह उसे यह समझाकर समझाने की कोशिश करती है कि ग्लेशियर सिटी के इतिहास के पीछे की सच्चाई की जांच करने के लिए उसे पूरे खंडहरों को साफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा होना चाहिए व्यक्तिगत वातावरण के अंदर के सुराग और उसकी सुनने की प्रतिभा काम आनी चाहिए। आखिरकार वह वही है जिसने खंडहरों को प्रकट होने के लिए प्रेरित किया। ऐसा कहा जा रहा है कि उसके पास अभी भी एक निश्चित स्तर की ताकत होनी चाहिए। इसलिए जाने से पहले वह उसे बांस रॉक जिम जाने की सलाह देती है और अपने आयरन ईटर को 2 नए कौशल सीखने देती है, क्योंकि हार्डन को अकेले जानना पर्याप्त नहीं होगा, जो उन्होंने समझा। अब यह तय हो गया डॉक्टर। लू चला गया, जबकि शिर्यू गहरी सोच में था, यह महसूस करते हुए कि पहले टैमर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित व्यावहारिक परीक्षा में भाग लेना सबसे अच्छा होगा। यह एक सुरक्षित विकल्प होना चाहिए, क्योंकि यदि वह परीक्षा पास कर सकता है तो उसे खंडहरों से बचने में सक्षम होना चाहिए, और यदि उसे परीक्षा में स्वीकार्य परिणाम नहीं मिल पाते हैं तो वह इसकी खोज के बारे में भूल सकता है, क्योंकि जीवित रहना किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। अन्यथा ऐसा कहा जा रहा है कि वह खुद को रोक नहीं पा रहा है, लेकिन इस बारे में उत्साहित महसूस कर रहा है। वह अपनी आईडी का उपयोग करके सीधे खंडहर में प्रवेश करने की भी उम्मीद कर रहा था। इधर डॉक्टर लू साहब शिर्यू को भर्ती करने के लिए गंभीर हैं, क्योंकि उसमें प्रतिभा है और बैकग्राउंड भी साफ है, पर अभी वो कमजोर है। इसलिए उच्च अधिकारी लोग उसको संसाधन देने के लिए राजी नहीं होंगे। लेकिन ये बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि ग्लेशियर सिटी के इतिहास के पीछे की सच्चाई को अकेले पता करना शिर्यू को ट्रेनिंग देने का एकदम सही मौका भी होगा। और उसने पहले ही उच्च अधिकारी लोग से बात कर ली है, तो जब शिर्यू ऑफिशियल सदस्य बनेगा तब वो उसका असिस्टेंट बनेगा। ये दिखाता है कि वो शिर्यू को अपने लिए कितनी गंभीरता से ले रही है। उम्मीद है कि शिर्यू आने वाले 6 महीने में प्रोफेशनल परीक्षा पास कर लेगा। और अब डॉक्टर लू के जाने के बाद शिर्यू ने अपने जानवर को बताया कि अब से उन्हें और ज्यादा मेहनत करनी है, और वो अपने आप पर खुद इम्प्रेस भी हो रहा है। हालांकि वो फिर से पुरातत्व के काम में लग गया है। कुछ महीनों के अंदर ही उसने एक उच्च रैंकिंग वाले संगठन में ज्वाइन कर लिया है, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो अभी भी पहले जैसा जबरदस्त है। लेकिन वो अभी के लिए अपना आईडी इस्तेमाल नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी सुविधाजनक क्यों ना हो। ये बिल्कुल पैंडोरास बॉक्स की तरह है, इसका इस्तेमाल करना उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, तो वो इसे अभी के लिए दूर रख रहा है। अचानक 11 फिर से लेवल अप हो गया, जिसे देख शिर्यू को गर्व महसूस हुआ। जैसा कि उन्होंने देखा कि 11 की ऊंचाई अब लगभग 1 मीटर थी, इसलिए 11 का आकार उस समय की तुलना में 2 गुना लग रहा था जब वह उससे लौह बांस प्रजनन अड्डे पर मिला था। फिर भी शिर्यू ने मान लिया कि यह सामान्य था। आखिरकार यह समतल हो गया। इसके साथ शिर्यू ने उन्हें बधाई देने के लिए भोजन निकाला, जिसका 11 ने भरपूर आनंद लिया, जबकि शिर्यू ने उनकी प्रगति को देखने के लिए अपने पॉकेडेक्स का उपयोग किया। इसके साथ वह उत्साहित महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे आश्चर्य हो रहा था कि अगर वह टैमर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित जंगल व्यावहारिक परीक्षा देता है तो उसे इन दोनों के साथ कितने ग्रेड मिल सकते हैं। बाद के समय में शिर्यू अब टैमर्स एसोसिएशन के अंदर था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। अनगिनत लोग परीक्षण के लिए पंजीकरण करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने इससे परेशान न होने का फैसला किया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बिना टैमर्स का एक समूह होगा संभावित, जो तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और क्षमतावान लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए खंडहरों में भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से पिंगचेंग के पास प्रशिक्षु टैमर का एक और बैच होगा, जो पेशेवर टैमर परीक्षा में बैठ सकता है। तो भले ही रजिस्ट्रेशन का खर्चा 10,000 रुपए हो, अगर वो अनुभव कर पाए कि प्रोफेशनल टीम में रहना कैसा होता है, तो वो इसके लायक है। थोड़ी देर बाद सभी प्रतिभागियों को उनके टेस्ट के लोकेशन के बारे में बता दिया गया, और ये भी कि टेस्ट 3 दिन बाद शुरू होगा। फिर कुछ ही समय में वो दिन आ गया जब टेस्ट था, और भीड़ जुटी टियनमिंग माउंटेन के पैरों पर, जहां से टेस्ट शुरू होना था। लेकिन शाओ यूज के पहुंचने पर उसे डर महसूस हुआ, जैसे उसकी रगों में बह रहा हो, क्योंकि उसे लगा वो टेस्ट से पहले किसी गंदी आत्माओं के हरास करने का शिकार हो रहा था। खुशकिस्मती से वो सिर्फ गेनकाई था, पर इससे शिर्यू की चिंता और बढ़ गई जब उसने पूछा कि उसे क्या हुआ है और क्या उसने सप्लीमेंट्स को टॉफी की तरह खा लिया है, जिसका गेनकाई ने साफ तौर से हाँ में जवाब दिया। पर वो खुश था, क्योंकि शिर्यूज के ट्रेनिंग मेथड ने काम किया, और इसकी वजह से अब उसका आइस आर्माडिलो लेवल 7 पर है। पर शिर्यू को यह सुनकर खुशी नहीं हुई कि वो यहाँ आने के लिए अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहा है, लेवल 7 के जानवर के साथ। पहले तो उसका बर्फ का आर्माडिलो एक भी झटका नहीं झेल पाया था। अब ये सोच रहा था कि चेन काय यहाँ क्या कर रहा है, इसीलिए उसने चेन काय से पूछा कि क्या वो अकेला है, क्योंकि वो चिंतित था। दिख नहीं रहा था कि वो अपनी अच्छी हालत में है, पर शुक्र है चियांग काय अपनी क्लास के साथ है। मेट्स टीचर भी उनको चीयर करने आ गए थे, तो फिक्र की कोई बात नहीं थी। जैसा कि चिनकाई ने शिर्यू को बताया कि मूर्ति के साथ क्या हुआ जिसे वे अभी देख रहे थे, और कितना रोमांचक था, जिसे सुन शिर्यू मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि वही तो वजह थे कि मूर्ति फट गई। फिर शिव ने चंकाई को सलाह दी कि इस तरह से खुद को न थकाए और संयम बरतें। लेकिन चंकाई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि उसे यकीन है कि उसकी और उसके आइस आर्मडिलो की अभी और क्षमता निकाली जा सकती है। जैसे कि उसने शिर्यू को भरोसा दिलाया कि सब मस्त रहेगा। लेकिन सुनकर कि 100 आवेदकों को हर टेस्ट लोकेशन पर असाइन किया जाएगा और केवल टॉप 20 प्रतिभागी ही खंडहर में प्रवेश कर सकेंगे,
चिनकाई को पक्का नहीं लग रहा कि वह टेस्ट पास कर पाएगा। हालांकि शीयू उसे दिलासा देता है, कहता है कि चिंता मत करो, क्योंकि वह एक शानदार छात्र है और उसके पास लेवल 7 का आइस आर्मडिलो भी है, तो हो सकता है वह यह करके दिखा दे। इसके साथ चिनकाई सोचता है कि शिर्यूज आयरन ईटर की ताकत उसके विकास के स्तर को भी पार कर गई है, तो अब चिनकाई को लगता है कि शायद उसका आइस आर्माडिलो भी वैसा ही हो सकता है। वैसे शिरोयू ने चिनकाई से पूछा कि क्या उन्होंने कभी इस तरह के आयोजनों में भाग लिया है, जिस पर उनका जवाब है कि स्कूल ने पहले भी इस तरह का आयोजन किया था, लेकिन छोटे पैमाने पर, तो इसकी तुलना में यह कुछ भी नहीं है। शिर्यू उससे यह पूछ रहा था क्योंकि वह अपने स्थानांतरण के बाद पहली बार किसी खतरनाक जगह पर जा रहा था, इसलिए वह वहीं नहीं रह सकता था और वह अपनी अपेक्षा से अधिक उत्साहित था। फिर शियू पूछता है कि क्या लड़कियां भी यहाँ हैं, जिस पर छिंकाई उसे बताता है कि वे नहीं हैं, क्योंकि वह बताता है कि यू झिंग झिंग आना चाहता था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे आने नहीं दिया। जहाँ तक यूएह का सवाल है, उसका लौह खाने वाला शायद ही एक चूहे को पकड़ सकता है। व्यावहारिक परीक्षण में लड़ना तो दूर की बात है, लेकिन इससे पहले कि वे आगे बात कर पाते, चिनकाई को उसके सहपाठियों ने बुलाया, इसलिए वह शिरयू से अलग हो गया। और अब जब शिरयू अकेला था, उसने टैमर को देखा जो अपने समान गियर के साथ समूहों में खड़े थे। जैसा कि वह सोचता है कि क्या उन्हें सुरक्षा कंपनी द्वारा काम पर रखा गया था या वे वश में करने वाली सेना से हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने मानक मुद्दे वाले जानवरों को सौंपा है, शिर्यू ने निष्कर्ष निकाला कि वे सेना से होंगे, जिसके बारे में उनका मानना है कि वश में करने वाली सेना में शामिल होना उचित नहीं है, एक बुरे विचार की तरह। आजादी की कमी को छोड़ दें तो संघ सभी प्रशिक्षण लागतों का वहन करता है और प्रशिक्षण के बाद टेमर्स को जॉब भी दिया जाता है। वो भी उनमें से एक होता अगर वो सख्त प्रशिक्षण को उठाने को तैयार होता। और जब वो ख्यालों में खोया हुआ था, तभी जगह के जिम्मेदार आदमी ने सबका ध्यान खींचा और उन्हें चुप रहने का हुक्म दिया, क्योंकि सबको लाइन में खड़ा होकर सेफ्टी जिम्मेदारी का पत्रक पर हस्ताक्षर करने का वक्त आ चुका था। और जब वे ये सब कर रहे होंगे तो वह उन्हें प्रैक्टिकल टेस्ट के बारे में जानकारी देगा। सबसे पहले वही व्यक्ति हैं जो तियनमोन पहाड़ पर प्रैक्टिकल परीक्षा के जिम्मेदार रहेंगे, जिनका नाम जोउ वनचान है। उनके साथ 4 प्रोफेशनल टेमर्स और एक टीम सुरक्षा गार्ड्स भी हैं। सबको शीट पर साइन करने के बाद एक किताबचा दी जाएगी। पहाड़ जानवरों और दुर्लभ संसाधनों से भरा हुआ है, पर चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इस किताबचे में उनकी पहचान और उनके करेस्पॉन्डिंग स्कोर दर्ज हैं और वे इस टेस्ट में जानवरों का शिकार करके और दुर्लभ संसाधन इकट्ठा करके अपने स्कोर बढ़ाएंगे और रैंकिंग में सुधार करेंगे। वैसे हर किसी को एक उपकरण दिया जाएगा जिसका इस्तेमाल वो मदद के लिए बुलावा करने के लिए कर सकते हैं। पूरे पहाड़ पर सुरक्षा बिंदु बिखरे हुए हैं, सुरक्षा गार्ड वहाँ तैनात हैं, लेकिन अगर उन्होंने मदद मांगी तो वे परीक्षण से हट जाएंगे और वे अपना लूटा हुआ माल सुरक्षा बिंदुओं पर सुरक्षा गार्डों को सौंप सकते हैं, क्योंकि वे ही अपने स्कोर रिकॉर्ड करेंगे और उन्हें बस जितना हो सके उतने अंक हासिल करने की जरूरत है। 3 दिनों के भीतर परीक्षण के अंत में उच्चतम स्कोर वाले शीर्ष 20 टैमर खंडहर में प्रवेश करने के लिए योग्य होंगे, जबकि प्रोफेसर उन्हें नीची दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वे फिर से प्रशिक्षु बनना चाहते हैं, क्योंकि खंडहर अनुमति नहीं देंगे उच्च रैंकिंग टैमर प्रवेश करने के लिए। फिर भी उनका इरादा अपने गार्डों को निराश करने का नहीं है, क्योंकि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि कोई हताहत न हो। इस बीच शियू उस हैंडबुक को पढ़ रहे हैं जो उन्हें दी गई थी और उसे करीब से देखने पर पता चला कि एक चूहा 20 अंकों के लायक है, जो बहुत अधिक मूल्य का है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें पृथ्वी के चूहों की तुलना में बहुत अधिक दर्द होगा। वैसे शियू को यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ एक पाइथन्स बर्सर्क है, जिसे हंट करने की सिफारिश तो एसोसिएशन ने नहीं की है, पर 4000 पॉइंट्स दे रहे हैं, जिसके चक्कर में और भी लुभा रहे हैं, क्योंकि ये 200 अर्थ राइट्स के बराबर है। लेकिन ये खास तौर पर उन टेमर्स के लिए है जो अपनी ताकत पे खुद को भरोसा है। पर सच कहूं तो पाइथन्स का बर्सर्क स्किल काफी दिलचस्प है, क्योंकि इसे इस्तेमाल करने के बाद उस जानवर की ताकत और गति में जबरदस्त बढ़ोतरी हो जाती है, पर उस जानवर का समझबूझ भी खो जाता है। हालांकि ये नुकसान को पार किया जा सकता है अगर स्किल मास्टरी को परफेक्ट लेवल पे ले आया जाए। तो शियू सोच रहे थे कि ये स्किल ले ही लें, और बर्जकर आयरन ईटर भी काफी आकर्षक लग रहा है, पर उनका ध्यान जल्दी ही इधर उधर हो गया जब उन्होंने इलेक्ट्रिक स्लाइम की जानकारी देखी, जो एक खास जीव है जिसे सिर्फ दूसरे देशों में पाया जा सकता है। पर उन्हें जो चौंका देने वाली बात है वो ये कि इसमें एक एम्पलीफाई एबिलिटी भी है। तो अगर शियू गलत नहीं है तो एम्पलीफाई एक ऐसी स्किल है जो उस जानवर को अपनी आकार को मर्जी के मुताबिक बदलने की अनुमति देती है। वो छोटा हो सकता है या बड़ा, छोटा होके जानवर अपनी ताकत बचा सकता है और जल्दी से ठीक हो सकता है, और मेगामॉर्फ करके जानवर गति की बजाय शक्ति को चुनता है, और ऐसा लगता है कि ये एक जबरदस्त कला है 11 के लिए। इसलिए यह एक ऐसा कौशल है जिसे वह निश्चित रूप से अपने संग्रह में रखना चाहता है, और केवल स्लाइम्स के पास ही इस तरह का कौशल होगा, इसलिए वह इस विशेष स्लाइम का शिकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसके तुरंत बाद कमांडर ने सभी को सूचित किया कि परीक्षण 30 मिनट में शुरू हो जाएगा, और उन्हें परीक्षण शुरू होने से पहले पास की दुकान से भोजन और दवा खरीदनी होगी, क्योंकि एक बार जब वे त्यानमिंग पर्वत पर कदम रखते हैं तो वे 3 दिनों तक वहां से नहीं निकल पाएंगे जब तक कि कोई असाधारण परिस्थिति न हो।
इसके साथ निश्चित रूप से युवेन को वह मिलेगा जो उसे चाहिए, जबकि वह चाहता था कि उसके पास अभी एक भंडारण वस्तु हो, क्योंकि इन सभी वस्तुओं को ले जाने में दर्द होता है और वह लूट का सामान भी इकट्ठा करेगा। लेकिन इससे उसे यह भी याद आया कि पिंकिंग खंडहर एक विशाल स्थानिक वस्तु प्रतीत होते हैं जो जीवित प्राणियों को भी समायोजित कर सकते हैं। इसलिए उस स्थिति में इस दुनिया के लिए कुछ समान होना असंभव नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वह अपने विचारों की श्रृंखला पूरी कर सके, चेंग काई ने उसे बाधित कर दिया, जिसके कारण वह अपने मन में केवल इस कमीने को कोस ही सकता था। जैसी कि उम्मीद थी, चेंग काई उसके पास जाकर पूछता है कि क्या वो उनके साथ पार्टी बनाना चाहेगा जिसमें वो पाइथन, क्योंकि उसका बर्फ का आर्माडिल्लो उसकी चाल को रोक सकता है और उसके एक साथी का जो इलेक्ट्रिक टाइप का जानवर है वो उसको करंट लगा सकता है। लेकिन चंग काय उसकी योजना और आगे समझा पाता, तब तक शियू ने उससे पूछा कि क्या उन्हें पार्टी बनाने की इजाजत है और माल कैसे बांटा जाएगा। तो चंग काय ने उसे साफ किया कि परीक्षक ने मना नहीं किया है और बरसर्क पाइथन की झील के आसपास सभी के लिए काफी दुर्लभ संसाधन होने चाहिए। हालांकि शिर्यू का निशाना कुछ और ही था, इसीलिए उसने प्रस्ताव को ठुकरा दिया और चेन काय उसे मना पाता उससे पहले ही चला गया। उसने ये इसलिए किया क्योंकि वो समझता है कि अकेले चलने में ज्यादा कारगर होगा ऐसे बोझ उठाकर टीम बनाने की बजाय। लाइक बटन दबाओ और देखने के लिए धन्यवाद।